तो चैप्टर का नाम है हमारा, क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वैसे लास्ट क्लास में शुरू तो करने की कोशिश करी थी हमने इस टॉपिक को, बट बिजली विभाग ने हमारा साथ दिया ही नहीं, है ना, तो वो क्लास उतनी हो नहीं पाई। आज खींचने की कोशिश करते हैं कितना हम लोग खींच पाते हैं इस चैप्टर में। तो मैं ये कर रहा था कि केमिकल से क्या समझते हैं, व्हाट इज केमिकल? बाय केमिकल वी मीन व्हाट? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज से क्या समझते हैं हम लोग? कोई भी ऐसा चेंज जहां पर नया सब्सटेंस बन रहा हो, कोई भी ऐसा चेंज जहां पर नया सब्सटेंस बन रहा हो, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, नई प्रॉपर्टीज के साथ नया सब्सटेंस बने, जैसे कि ए को बी के साथ रिएक्ट कराया और बनाया सी। तो ये जो सी बनकर आया है इसकी बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज हैं, और बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज हैं, और इसको वापस हम एयर बी में लेके भी नहीं जा सकते, इरिवर्सिबल भी है। ये सारा 7-6 क्लास में पढ़ा है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ये सब, है ना। अब केमिकल चेंज समझ में आ गया। रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी रिएक्शन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है? एनीवन हु कैन आंसर रिएक्शन एंड इक्वेशन? एनीवन? हाँ जी। देखो एक तरीका है, मैं बोल रहा हूं कि when hydrogen combines with oxygen it forms water. When hydrogen combines with oxygen it forms water. तो वाटर बन रहा है, केमिकल चेंज है, ठीक है। अब इसी को मैं अगर ऐसे स्टेटमेंट में लिखता हूं, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, इसे कहते हैं रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो केमिकल चेंज को दर्शा रही है, ठीक है। ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन। अगर इस केमिकल रिएक्शन को मैं सिंबल्स की मदद से एक्सप्रेस करूं तो कैसे लिखूंगा? हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बोला तरुण ने, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब ये केमिकल रिएक्शन ना कहला के क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन। जब हम सिंबल्स की मदद लेते हैं, या टेम्परेचर की, कितने टेम्परेचर की जरूरत है वो भी बता देते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर की जरूरत है नहीं, पर कुछ रिएक्शंस होती हैं जहां पर हम बर्निंग करते हैं कि आपको इतने ही टेम्परेचर पे बर्निंग करनी है, तब जाके आपको फलाना ढिमकाना प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हुई केमिकल रिएक्शन, ये हुई केमिकल इक्वेशन। और केमिकल शब्द इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां केमिकल चेंज हो रहा है, लिख लो, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि मुझे कैसे पता चले कि केमिकल चेंज हुआ है। यही बात कर रहे थे हम लोग पिछली क्लास में कि केमिकल चेंज हुआ है, ये अपने को कैसे पता चलेगा, ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन से बदलाव होते हैं जिनसे मुझे पता चले कि केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए पहले इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अब सवाल ये है कि केमिकल चेंज हो रहा है, कैसे पता चलेगा? बोर्ड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चलता है कि केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। हम कुछ निम्नलिखित 4 पॉइंट्स हैं, उन 4 पॉइंट्स को लिखेंगे। भाई मेरा डस्टर, हाँ थैंक यू। अब हेडिंग डालेंगे
कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कलरों से ब्लू ब्लैक इन पेन से अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि इन्हीं नोट्स की मदद से 10वीं की परीक्षा देनी है। और वही नोट्स जो हैं इंटरेस्टिंग नहीं होंगे ना दिखने में, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए ब्लू पेन और ब्लैक पेन दोनों पेन्स का इस्तेमाल कीजिए, पेंसिल का भी इस्तेमाल कीजिए। इट शुड बी इंटरेस्टिंग जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ 4-5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई बार देखा है कॉमेडी आती है, टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन होता है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन होता है, टेस्ट ट्यूब डाली और ब्लास्ट सा हो गया, है ना। तो गैस भी रिलीज होती है और हीट भी रिलीज होती है। तो दो चीजें समझ में आई, गैस रिलीज हुई है और साथ में टेम्परेचर भी चेंज हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा चेंज, हाँ चेंज इन कलर, बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है। चेंज इन कलर। आयुष कह रहा है कि सर चेंज इन फिजिकल स्टेट भी हो जाता है, चेंज इन स्टेट भी हो जाता है। ठीक है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। और एक स्मेल कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्मेल वाले में। हाँ सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। और पांचवा जो पॉइंट है हमारा वो है बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में कहते हैं पीपीटी। प्रेसिपिटेट का मतलब पता है? एक इनसॉल्यूबल सा पत्थर आ जाता है। जैसे क्या होता है कि दो लिक्विड लेते हैं हम, दो टेस्ट ट्यूब्स में, अब एक का लिक्विड डाला इसमें, तो जैसे इसमें लिक्विड डालते हैं पत्थर सा बन जाता है नीचे, एक व्हाइट सा सॉलिड बन जाता है ज्यादातर। वो जब हम बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड वाली रिएक्शन करते हैं ना, उसमें समझ में आता है। तो तो एकदम से इसमें लिक्विड था, जैसे मैंने इसमें डाला नीचे प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट क्या होता है? वो पत्थर, वो सॉलिड जो इनसॉल्युबल होता है, जो मिक्स नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? इट इज इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक, मैं इन सब के लिए कुछ कुछ रिएक्शंस, कुछ कुछ वीडियोस रेफर करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने चला गया ना तो नहीं हो पाएगा हमारा सिलेबस। मैं इन सब के लिए कुछ रेफर लिंक्स दूंगा, तुम लोगों को कुछ लिंक्स रेफर करूंगा, तो उनको देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। और वो बेहतर तरीका भी है, क्योंकि तुम लोग उसको होते हुए देखोगे। लैब में तो करोगे ही एक्सपेरिमेंट्स, पर साथ में उनकी वीडियोस भी देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट, तो अभी मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज देर इज अ प्रेशर दैट वी हैव टू कंप्लीट सिलेबस ऑल्सो। ठीक, ये वो बात हुई केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करते हैं मैंने अभी तक दो शब्द डिस्कस नहीं करे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। सभी को पता है लगता है क्या होता है रिएक्टेंट और क्या होता है प्रोडक्ट? सर जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं और जो फाइनल सब्सटेंस होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, जो कंपाउंड होता है। जो यहाँ पर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं
रिएक्टेंट्स, और जो फाइनल बन रहा है अपने पास उसे कहते हैं प्रोडक्ट। मैथ वाला प्रोडक्ट नहीं है ये, प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। और ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। रिएक्टेंट्स के लिए लिख लीजिए, लिखिए डेफिनेशन इसी के साथ। those elements or compounds, those elements or compounds which combine or react with each other, those elements or compounds which combine or react with each other are called reactants. Are called reactants. ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए। the final substance, the final substance of a chemical reaction the final substance of a chemical reaction is called product। और ये एग्जांपल लिख लीजिए सभी बच्चे, अगर लिख लिया है तो हटाऊं, हटा दूं? अब हमारा टॉपिक है, सभी बच्चे डालेंगे टॉपिक केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, द मेथड ऑफ representing a chemical reaction, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances, with the help of symbols and formula of the substances involved in it, is called chemical equation। is called chemical equation। The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as, या is called chemical equation। जहाँ सिंबल और फॉर्मूले की मदद से हम किसी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं उसको हम नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्शन और इक्वेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है, रिएक्शन को ही जब आप थोड़ा और मॉडिफाई करके एक्सप्लेन करते हैं सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब जो मेन टॉपिक है हम लोगों का वो है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी बच्चों के स्कूल में हो गया होगा टॉपिक ये? कितनों को समझ नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा सर अभी मेरे स्कूल में नहीं।
फ्रैंकली बताओ जिसको समझ नहीं आया। आगे देखो, ये टॉपिक उसको समझ नहीं आया जिसको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने नहीं आते। चलिए, तो इस टॉपिक पे आने से पहले वापस से एक 9th क्लास का टॉपिक पकड़ते हैं जहां पर हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना सीखते थे। ये किस एलिमेंट का सिंबल है? हाइड्रोजन का है। कितने एटम है यहाँ हाइड्रोजन के? यहाँ कितने एटम है? 4। सुहानी, यहाँ कितने एटम है हाइड्रोजन के? 2। भव्य? 4। कनक? 8। 4। 2। मैंने 2 शब्द पूछे तुम लोगों से। अच्छा, अभी एटम ही पूछा था, दूसरा भी पूछूंगा, मॉलिक्यूल। क्या फर्क होता है एटम एंड मॉलिक्यूल में? एटम्स के कंबाइन करने की वजह से मॉलिक्यूल बनता है। तो एटम्स, भिन्न भिन्न प्रकार के जो एटम्स होते हैं आपस में आके जो एक ग्रुप बनाते हैं उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। 2 एटम्स का भी एक ग्रुप हो सकता है, 3 एटम्स का भी ग्रुप हो सकता है, 8 एटम्स का भी ग्रुप हो सकता है। ग्रुप तो कितने भी नंबर ऑफ एटम्स का हो सकता है, पर वो जो एक ग्रुप है वो कहलाता है, वो ग्रुप को क्या कहते हैं? यहाँ पे सारे बच्चे 10th क्लास के बैठे हुए हैं। इस 10th क्लास के बच्चों का जो एक ग्रुप बन रहा है वो सब के सब क्या है आपस में? देखो, आपस में तो एटम्स हैं, पर ये ग्रुप क्या अपने आप में एक पूरा मॉलिक्यूल है। एटम्स से मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ लिखा है हाइड्रोजन के 2 एटम, हमेशा याद रखना कि जो दो, ये छोटा सा जो नंबर लिखा होता है वो हमेशा एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ है हाइड्रोजन के 2 एटम्स, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऐसे मान लो। और इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि ऐसे कितने ग्रुप आ रहे हैं? ऐसे 2 ग्रुप आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन के जो 2 एटम्स आ रहे हैं उनके 2 ग्रुप आ रहे हैं। आई बात समझ में? कितने एटम हो गए टोटल यहाँ पर सुहानी? 4 हो गए एटम। और मॉलिक्यूल कितने जा रहे हैं? तेज बोलो। 2। बात समझ में आ रही है? किसी के प्रेशर में आके तो नहीं बोल रही हो, अपने मन से आ रहा है ना आंसर? तो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखो, ये समझ में आना चाहिए तभी बैलेंसिंग समझ में आएगी। आगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। कंपाउंड लिखा है मैंने यहाँ पर, एक नाम है इसका वाटर, ठीक है एवरीवन। हाइड्रोजन इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, ये तो आगे मल्टीप्लाई होके काम आसान कर देता है हमारा। यहाँ अकेले हाइड्रोजन के कितने एटम जा रहे हैं? ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन का 1। पर रिपीट कितनी बार हो रहे हैं? 2 बारी। तो रिपीट होना, तो हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए और ऑक्सीजन के 2 2s are 4 हाइड्रोजन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए 2 1s are 2। बात समझ में? कैसे आइटम कैलकुलेट करने हैं मुझको? अपनी संतुष्टि के लिए एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। चलिए, अब मुझे दिया बताएगी। दिया, पहले तो मुझे बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है? शाबाश, अमोनियम। अमोनियम या अमोनिया? अमोनियम तो आयन है। कितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं इस कंपाउंड के? ये कंपाउंड कितनी बार रिपीट हो रहा है? 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये कंपाउंड 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि NH3 जो है वो 10 बार ही आ रहा है। NH3 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 ऐसे 10 बार ही आ रहा है NH3, ठीक है। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ नाइट्रोजन के टोटल एटम्स कितने जा रहे हैं यहाँ पर?
8 एटम्स, 8 10 जा रहे हैं, 10 या 8? नहीं, मैं टोटल एटम्स पूछ रहा हूं, टोटल एटम्स 10 जा रहे हैं ना? वैसे तो 1 जा रहा है, 1 जा रहा है, पर रिपीट कितनी बार हो रहा है? तो टोटल तो 10 हो गए। अर्नव, हाइड्रोजन के कितने एटम्स आ रहे हैं टोटल? कितने? 30। सबको बात समझ में आ गई? सबके दिमाग में वही फिगर आई थी जो इसने बोला अभी? अब मेरी बात याद रखना, हाँ मेरी बात ध्यान रखना, ये H2O है, ये पानी है, क्या ये भी पानी है? H2O2 पानी है? H2O2 क्या है? H2O2 तो कंपाउंड ही चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, बन गया ये बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी तक तो वाटर था, पर यहां से 1 हटा के 2 लिख दिया तो नाम ही चेंज हो गया। तो हमेशा याद रखना बैलेंसिंग के वक्त, अभी बताऊंगा वापस से, कभी भी हम एटम्स को चेंज नहीं करेंगे, कभी भी हम एटॉमिसिटी चेंज नहीं करेंगे। हम हमेशा क्या चेंज करेंगे? हम हमेशा मॉलिक्यूल्स चेंज करेंगे, हम हमेशा मॉलिक्यूल्स चेंज करेंगे। कभी भी एटम्स जो इनके साथ लगे हुए छोटे से नंबर, इन नंबर्स को कभी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इन नंबर्स को चेंज कर दिया फिर तो इनकी शक्ल ही चेंज हो जाएगी, इनका नेचर ही चेंज हो जाएगा, और हो सकता है वो एग्जिस्ट भी ना करता हो। कभी भी हम एटम्स को चेंज नहीं करेंगे। किसको चेंज करेंगे? हमेशा मॉलिक्यूल्स को चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2O। यहां हाइड्रोजन के कितने एटम्स आ रहे हैं? यहां कितने आ रहे हैं? बराबर है। ऑक्सीजन के कितने एटम आ रहे हैं? यहां पर 1। यहां दिक्कत है, यहां दिक्कत है। इस प्रकार की रिएक्शन या सॉरी इस प्रकार की इक्वेशन जहां पर नंबर ऑफ एटम्स जो है क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं, मिसमैच होते हैं, इस प्रकार की इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं? यस, स्केलेटल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कैसे डिसाइड किया? नंबर ऑफ एटम्स देखे मैंने सिंपली, यहां पर हाइड्रोजन तो बराबर चल रहा था पर ऑक्सीजन बराबर नहीं जा रहा, इसके 2 थे इसके 1 थे, तो ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है या स्केलेटल इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करना है मुझे, देखो कैसे करेंगे बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हमेशा मॉलिक्यूल्स में बदलाव लाएंगे, याद रखना। बैलेंस करने के लिए हमेशा, तेज बोलो, बैलेंस करने के लिए हमेशा किस में बदलाव लाएंगे? एटम्स में बदलाव नहीं लाएंगे, एटॉमिसिटी में बदलाव नहीं लाएंगे, यानी कि यहाँ जो एटम, यहाँ जो नंबर लिख रहे हैं इनमें बदलाव नहीं लाएंगे, मॉलिक्यूल्स में बदलाव लाएंगे। कैसे? देखो भाई, दिक्कत इसकी है और इसकी है, ठीक है। यहां मैं 2 लिख नहीं सकता, क्योंकि यहां 2 लिख दे फिर तो वाटर होगा ही नहीं, वो तो कुछ और ही हो जाएगा। तो अब क्या करें, यहां लिख देंगे 2, यहां 2 लिख दिया मैंने। अब देखो ऑक्सीजन के कितने एटम जा रहे हैं? सुन लो पहले, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, कौन बताए? दिया। ऑक्सीजन के कितने एटम जा रहे हैं? 2 जा रहे हैं, और यहां पर भी 2 जा रहे हैं। आदित्य एग्री? यहां हाइड्रोजन के कितने एटम जा रहे हैं? 4, और यहां अब क्या करें? बोल बोल बोल। देख यहां तो हाइड्रोजन 4 हो चुका है ना, इस वाले हाइड्रोजन को टैकल करना है, क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। अब देखो 2 2 जा 4, ये भी 4 जा रहा है, ये भी 4 जा रहा है, 2 जा रहा है,
2 जा रहा है, हो गई बैलेंस। कितना आसान है बैलेंसिंग करना, उस बच्चे के लिए आसान है बैलेंसिंग करना जिसको एटम्स और मॉलिक्यूल्स में चेंज बदलाव करना आता है और कैलकुलेट करना आता है कि कैसे होती है चीजें कैलकुलेट। एक और एग्जांपल ले ले। एक अपने पास रिएक्शन है अनबैलेंस्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स मिथेनॉल CH3OH। अब देखो लेवल धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा, ठीक है। सायुष यहाँ कार्बन कितना जा रहा है, यहाँ कितना जा रहा है, कार्बन की बात कर रहा हूँ, कार्बन, हाँ क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन कितना जा रहा है यहाँ पर, कौन बताए खनक, यहाँ ऑक्सीजन कितना जा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन कितना जा रहा है कार्तिक, यहाँ हाइड्रोजन कितना जा रहा है, यहाँ कितना जा रहा है, कितना, पक्का 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 4 जा रहा है, 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 4 तो हो गए, तभी 3 में पक्का पूछा था मैंने, बस 3 बार लगा हुआ है, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो दिक्कत किसके साथ आ रही है, दिक्कत आ रही है हाइड्रोजन के साथ, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, कार्बन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ 4 जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, अब बता क्या करेगा, यहाँ 4 हैं यहाँ 2 हैं, चेंजेस तो यहाँ लाने पड़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ तो ज्यादा है ही ऑलरेडी, इसको बढ़ाने की जरूरत है, कम मैं कर नहीं सकता हूँ, बढ़ा ही सकता हूँ, तो यहाँ क्या बदलाव लेकर आएगा, 2 लगा दूंगा आगे इसके, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो गए और यहाँ भी 4 हो गई बैलेंसिंग, वेरी इजी। चलो एक क्वेश्चन दूं तुम लोगों को मैं, क्वेश्चन है CH4, और जो कंपाउंड्स में लिखते जा रहा हूं ना उनके नाम तुम्हें बोलने आने चाहिए। जैसे CH4 का नाम क्या है, नाम CH4 क्या है, मीथेन, मीथेन है CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखो कैसे बैलेंस कर सकते हैं, 5 मिनट दूंगा सबको, लगाइए 5 मिनट। चलिए जी, आशा करते हैं सबने बना लिया होगा। स्थिति देखते हैं, पहले खनक तुम बताओ, तुमने बना लिया, बताओ मुझे क्या लिखा है तुमने, कहाँ लिखा है 2, यहाँ, तो तुमने बोला कि यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है जी, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, और कहीं 2 लगाया, ये वाले सी के आगे, क्या सभी ने ऐसे किया है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं भी लगा सकते हो पर मॉलिक्यूल चेंज करना है बस। अब पहले पोजीशन देख लेते हैं है क्या, यहाँ कार्बन 1 जा रहा है, यहाँ कार्बन 1 जा रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 4 जा रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 जा रहे हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन पे दिक्कत है, ऑक्सीजन 2 जा रहे हैं और ऑक्सीजन 3 जा रहे हैं, तो ये एक दिक्कत है, हाइड्रोजन यहाँ 3 जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब जैसे खनक ने बोला कि सर हाइड्रोजन जो है इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 4 जा रहा है, यहाँ पे 2 जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं एक बारी, तो ठीक है जी, यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, पर यहाँ 2 लगाने से ऑक्सीजन ये 2 हो गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, तो 2 + 2 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ तो अभी भी 2 ऑक्सीजन है,
तो अब सुहानी यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, क्या करोगी? बहुत बढ़िया, O2 जो इस साइड है उसका के 2 लगा देंगे। तो जो बच्चे मुझे बोल रहे थे सर मेरा हो गया है, क्या उन सबने ऐसे किया है? यस सर। अंश की आवाज नहीं आ रही। सर एक बार ये फिर से समझा दो। वो कह रहे एक बार फिर से समझा दो। भाई देखो, चलो तुम बताओ यहाँ कार्बन कितने आ रहे हैं? सर एक। यहाँ कितने आ रहे हैं? एक। और हाइड्रोजन? सर 4 यहाँ 2। नहीं, 2 और 1 3 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, नहीं हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर 2, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितने आ रहे हैं? 2। यहाँ 3। 3। तो दिक्कत हाइड्रोजन के साथ है? नहीं सर, हाइड्रोजन वाला तो हो गया, ऑक्सीजन वाला जो आपने समझाया था ना सर वो नहीं आया। अच्छा, ऑक्सीजन वाला समझ नहीं आया। तो यहाँ 2 जो लगाया वो समझ में आ गया तुम्हारे। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए सर, ये 4 हो गए। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2। तो इस 2 को 4 कैसे बनाए? 2 से मल्टीप्लाई करके तो बनाओगे, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा इसका। किसके लिए? यहाँ 3 लगा है, 3O2 लिखा है तुमने, तो बैलेंस कैसे हो रहा है? कैसे आ रहा है 6? तुमने यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी 2 लगा दिया। तो बैलेंस कैसे हो रहा है? हाँ, यहाँ ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं तुम्हारे पास? नहीं, ये 2 लिखने के बाद 2 और 2 4 हो गए ना। तुम कह रही हो मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख दूं, यही कह रही हो ना? तो अगर यहाँ 3 लिख दोगी तो यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए? अब एटम्स कितने हो गए? और यहाँ भी कितने हैं? तो ये बैलेंस कहां से हुआ? समस्या सॉल्व हुई कि नहीं हुई, पहले ये बताओ। हाँ, तो हम भी तो मिक्स करके ले रहे हैं, हमने कहाँ अलग किया है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इसके, 2 ऑक्सीजन इसके, 4 हो गए, और इसके 4 हो गए। नहीं हुआ क्लियर? मुझे दिखाओ एक बार लिखा कैसे। तुमने तो O2 के आगे कुछ लिखा ही नहीं है, 3 लिखा हुआ था, काट दिया। पर तुम खुद देखो ना, 3 2 6 होता है, यानी कि 6 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन तो जाने हैं, तो 4 जा रहे हैं। तो ये तो फिर स्केलेटल हुई, अभी भी बैलेंस कहाँ हुई? हाँ बिल्कुल सही बोला है, पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल भी तो जाने चाहिए, इक्वल तो जा नहीं रहे। अगर मैं यहाँ 2 हटा दूं, यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3। तुम 2 को 3 बना सकती हो, तुम 2 को 4 बना सकती हो, 2 को 6 बना सकती हो, 2 को 8 बना सकती हो, क्योंकि 2 अपने आप में इवन नंबर है। इवन को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर इवन ही आएगा। अब अगर तुमने तुमने अपनी इच्छा से यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पर, तो अब मुझे बताओ यहाँ कितने ऑक्सीजन है? टोटल बताओ ना, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स के टोटल एटम्स और प्रोडक्ट के टोटल एटम्स बराबर होने चाहिए।
तो यह ऑक्सीजन में प्रोडक्ट में जितने भी ऑक्सीजन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो इस 2 को 4 कैसे बनाया जाए, 2 से ऐड नहीं मल्टीप्लाई, सिंपल। जो तुम्हारी मैम ने बोला है वो गलत नहीं बोला है, पर वो जो तुम अप्लाई कर रही हो यहाँ पर वो गलत तरीके से अप्लाई कर रही हो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, नहीं टाइप्स पे नहीं, अभी तो कुछ काफी चीजें हैं डिस्कस करने को। क्वेश्चन है MgOH ट्वाइस plus HCl gives MgCl2 plus H2O। क्या नाम है इस कंपाउंड का नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम तो पता ही है। बैलेंस कीजिए। देखिए जी, मैग्नीशियम के कितने एटम्स, यहां क्या बोला, 3। तुम में से किसी ने 3 बोला था क्या, अच्छा 1, ठीक है। अब बच्चों को लगता है कि ये एक है, ये एक नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, हमें अलग अलग एलिमेंट्स लेने हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं भाई, 2, ब्रैकेट के बाद 2 है ना, और 2 हाइड्रोजन के, अच्छा एक मिनट, ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, तो शुरू हो गई प्रॉब्लम, ऑक्सीजन के साथ दिक्कत है। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 2, 3 है, 3 है, 2 हाइड्रोजन ये रहे, एक ये रहा, 3 है यहाँ पे, यहाँ कितने हैं, तो ये हाइड्रोजन के साथ भी दिक्कत आ रही है। क्लोरीन कितने यहाँ पे, यहाँ मैग्नीशियम को छोड़ के सबके साथ दिक्कत है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं कहता हूं कोई भी पकड़ लो, आसान सा। मैं क्लोरीन पकड़ रहा हूं सबसे पहले। क्लोरीन कितने यहाँ पर, यहाँ कितने, इस क्लोरीन को मुझे 2 बनाना है, आधे कैसे बनाऊंगा, यहाँ 2 लगा दूं, यहाँ 2 लगा दिया, क्या क्लोरीन बराबर हो गया, हो गया बराबर। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ इस 2 को 4 बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, यहाँ 2 लगा दिया, ये हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, 2 और 2 4। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, और यहाँ खत्म काम अपना। अब ये आंसर किसका सही निकला है, आएगा प्रैक्टिस से, आएगा प्रैक्टिस से, जिसका नहीं आ रहा उसका प्रैक्टिस से आएगा, अपने आप नहीं आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्स। नविशा इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अक्षिता का नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, अगर नाम नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग इसका,
तो इसका मतलब वो वाली टेबल तुम लोगों ने अच्छे से नहीं करी है, अगर नाम नहीं बोल पा रहे हो। और ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें भी पता आ गया कि नाम की मदद से फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, फिर रिएक्शन भी बैलेंस करनी पड़ेगी, तो ज़रूरी है। कीजिए सॉल्व इसको सभी। चलिए देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। एल्यूमिनियम के कितने एटम? यहाँ यहाँ वन। एल्यूमिनियम का दिक्कत, तुम्हारे टीचर ना स्कूल में ऐसे कराते होंगे कि यहाँ एल्यूमिनियम लिखो, सल्फर लिखो, ऑक्सीजन लिखो, सोडियम लिखो। इतना टाइम ना स्कूल में होता नहीं जब एग्जाम आता है। तो मैं स्टार्टिंग से कोशिश करता हूँ बच्चा मेंटल कैलकुलेशन करे। ठीक है, इतनी तो कर ही सकते हो यार। पूरा दिखाना पड़ता है। नहीं, इतना दिखाना नहीं होता है, तुम्हें बस सीधा एक बारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी होती है और उसके बाद तुम्हें बैलेंस्ड लिखनी होती है, बस। यार मेरे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं कि अब तुम्हारे स्कूल में अगर कोई टीचर पर्टिकुलरली बोल रहा है कि दिखाओ तभी नंबर देंगे, तो दिखा दो। कि एल्यूमिनियम के 2 जा रहे हैं, यहाँ एल्यूमिनियम 1 जा रहा है, यहाँ सल्फर कितना जा रहा है? 3। सल्फर का 1 है और यहाँ ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो 1 इंटू 3 3 अंश। यहाँ सल्फर कितना है? यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 13। 12 और एक यहाँ पे भी तो है 13। यहाँ ऑक्सीजन कितना है भाई? 3 और 4 7। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। सोडियम कितना है भाई? 1। यहाँ सोडियम, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1 है। यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, लिख सकते हो ऐसे स्कूल में, पर कैलकुलेशन तो सारी यहीं बैठ के करनी है तुमने। अब देखो, ये 2 है, ये 1 है, 1 को 2 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। ये 1 है, ये 3 है, 1 को 3 बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। ये 13 है, ये 7 है, इसको इसके आगे हाथ जोड़ लो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये सोडियम है, ये 2 है, इसको 2 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। ये 1 है, ये 3 है, इसको 3 बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। अब कहां से शुरू करें? मैं कहता हूं हाँ, किसी से भी शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा कोई यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि घी से शुरू करना है, जहां से तुम्हारा मन हो। वही अंश कह रहा था, एल्यूमिनियम से शुरू करते हैं। चलो एल्यूमिनियम से शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, तो यहाँ एल्यूमिनियम को 2 बना दे। ठीक है, एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया, पर एल्यूमिनियम के साथ बाकी अब अनबैलेंस हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और 3 भी ऑक्सीजन के लिए, तो 2 3 6 हो जाएगा ऑक्सीजन। 2 3 6 प्लस 4, यहाँ 10 ऑक्सीजन हो गए। और हाइड्रोजन 2 3 6, यहाँ हाइड्रोजन हो गए 6। कैलकुलेशन देख कितना ध्यान से। एल्यूमिनियम हो चुका है हमारा। अब आ जाते हैं हम, सपोज सोडियम पकड़ते हैं। सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये वाले सोडियम को मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। सोडियम 2 हो गया, पर अब इस सोडियम के साथ ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी है। यहां ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 प्लस 12 14। और हाइड्रोजन 2 1 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गए। पर देखो एल्यूमिनियम डन है, सोडियम डन है हमारा। ये सारी कैलकुलेशन साथ साथ चलती रहनी चाहिए कि जो चेंज मैं लेकर आ रहा हूं वो चेंज बाकियों में कितना इंपैक्ट डाल रहा है, और उसको फिर या तो तुम अगर बहुत ब्रिलियंट हो सोचने में, होल्ड करने में, तो होल्ड कर सकते हो माइंड में। अदरवाइज जैसे मैं यहाँ पर चेंजेस करते जा रहा हूँ, तुम एग्जाम में काट पीट करके कर लेना पेंसिल से, फिर बाद में रब करके फाइनल लिख देना। पेन से करोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ओके, सल्फर 3 है, यहाँ सल्फर 1 है,
अच्छा जी, क्या करें? सल्फर को चेंज करें? चलो करते हैं सल्फर को चेंज। सल्फर 3 है यहाँ पर सल्फर 1 है, ये रहा सल्फर 1। इसको 3 बनाने के लिए यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। पर अब इसके साथ सोडियम कितना हो गया यहाँ पर? सोडियम 6 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 3 12 प्लस 3 2 6, 12 प्लस 6। अब ऑक्सीजन चेंज हो गया हमारा, सल्फर ठीक हो गया। अब सोडियम भी हमारा जो है यहाँ पर अब अनबैलेंस्ड है सोडियम। अब ये सोडियम 6 है, इस वाले को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोडियम के आगे 6 लिखना पड़ेगा। अब इसको हटाएंगे यहां से, तो ये हो गया 6, बैलेंस हो गया। पर इसके साथ ऑक्सीजन 6 लगे हुए हैं, 6 ऑक्सीजन ये हो गए और 12 ऑक्सीजन ये हो गए, तो 6 और 12 कितना होता है? 18। लो जी, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया हमारा, 18। सोडियम भी हो गया। और हाइड्रोजन 6 × 1 6, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 2 6। लो जी, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया हमारा। तो ऐसे ही चीजों को हिट एंड ट्रायल करने से हमारी चीजें सॉल्व होंगी। बट तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि मैं सबको काउंट करूं, सिर्फ ऑक्सीजन को यहां ना देखूं, यहां भी देखूं। और फिर इस ब्रैकेट में बच्चे गलतियां करते कई बारी, उनको लगता है ये हाइड्रोजन का ही ब्रैकेट है, या ब्रैकेट ही नहीं लगाते हैं। हाइड्रोजन का ब्रैकेट नहीं है, OH का ब्रैकेट है, O के लिए भी 3 है, H के लिए भी 3 है, और ये 3 फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा टोटल एटम्स निकालने के लिए। वो तो बताया था मैंने क्लास की स्टार्टिंग में। तो ये जो हमारी बुक है, जो हम ये जो बुक रेफर कर रही है, इसमें करीब 10 क्वेश्चंस हैं बैलेंस करने के लिए। ये होमवर्क में जाएंगे सबके बैलेंसिंग के। हाँ बिल्कुल भेज देंगे। ये हुआ बैलेंसिंग का काम खत्म, ठीक है। अब जरा हेडिंग डालिए। हमारा अब टॉपिक का नाम है, टॉपिक जो हमारा क्वेश्चन की फॉर्म में है, हाउ टू मेक इक्वेशंस इंफॉर्मेटिव। हाउ टू मेक इक्वेशंस इंफॉर्मेटिव। हाउ टू मेक इक्वेशंस इंफॉर्मेटिव। कैसे हम अपनी इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? चल, सिंबल्स का पूरा नाम लिखकर? तो फिर सिंबल का क्या मतलब है? अगर Na लिखा है उसकी जगह मैं सोडियम लिख दूं तो फिर Na का रेलेवेंस ही खत्म कर दिया तुमने तो। हाँ, स्पेशल कंडीशंस बता सकते हैं। चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो तुमने पॉइंट लिखा है वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोग डालेंगे यहाँ पर, हम फिजिकल स्टेट बता सकते हैं कि जो आप एलिमेंट्स या कंपाउंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं रिएक्शन में, वो किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं मेंशन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है, और एक्वस भी हो सकता है। एक्वस और लिक्विड में क्या अंतर है? सर एक्वस सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड होता है और लिक्विड का पूरा वाटर वो जेलीलाइट होता एक्वस होता है जो पानी में ऐड हो रखा है। एक्वस का मतलब होता है जो पानी में ऐड हो रखा है। एक होता है फिनाइल। फिनाइल लिक्विड फॉर्म में आता है घर में, पर जब घर में पोछा लगता था फिनाइल को पानी में ऐड करते हैं, तो फिनाइल का क्या किया हमने? एक्वस सॉल्यूशन बनाया है।
समझे मेरी बात? जब तक नींबू के जो लेमन ड्रॉप्स हैं तुमने पानी में ऐड नहीं किया तब तक वो लिक्विड है, पर जब तुमने उसको ऐड कर दिया पानी में तब वो एक्वस है। तो लिक्विड और एक्वस में ये अंतर होता है। एक्वस शब्द बना एक्वा से, पिक्चर आई थी ना एक्वामैन, किसकी आई थी? डीसी की आई थी एक्वामैन, तो वो पानी में ही रहता था तो वहां से बना एक्वा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि बहुत आसान है क्वेश्चन, सॉरी इक्वेशन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम यहाँ भी बता दें कि भाई आपको कार्बन लेना है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन लेना है गैसियस फॉर्म में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से पता चलेगा और कॉमन सेंस। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस में आएगी। तो देखो अभी तक तो नहीं पता था हमें कि हमने जो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स उठाए हैं वो किस फिजिकल स्टेट में है, पर अब अच्छे से पता चल रहा है ना? तो हो गई हमारी इक्वेशन इंफॉर्मेटिव, हो गई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, मेंशन हीट चेंजेस। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं, तब जाकर वो रिएक्शन हो पाती है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए आप हीट एब्जॉर्ब करते हो तभी खाना पकता है प्लांट्स में। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज करती हैं, तो क्या होता है उनके साथ जो जिस बीकर में रिएक्शन हो रही होती है ना, वो बीकर भी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो बन ही रहा है पर साथ साथ उसके साथ वो प्रोडक्ट टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि हीट रिलीज कर रहा है। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में जैसे एक्सेल, समझा नहीं मैं एक्सप्लेन। तुम ब्रीदिंग कहना चाह रहे हो या रेस्पिरेशन कहना चाह रहे हो? दोनों में अंतर है, नहीं पता? सांस अंदर और सांस बाहर छोड़ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है ब्रीदिंग। पर जो आप सांस ले रहे हो उसमें ऑक्सीजन जा रहा है और वो ऑक्सीजन आपके फूड को बर्न कर रहा है, उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। जो बच्चे लाइफ प्रोसेस वाली वीडियो देखेंगे वहां पे मैंने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर रखा है कि दोनों में अंतर होता है। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सिनोनिम नहीं है, उस पर हम बाद में जाएंगे क्योंकि वो फिर टाइम ले लेगा ज़्यादा। मेंशन हीट चेंजेस, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कुछ रिएक्शंस होती है जहां पर हीट रिलीज होती है और कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जहां हीट एब्जॉर्ब होती है। ऐसी रिएक्शन जहां हीट रिलीज होती है उन रिएक्शन को हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो, एक्सो एक्सटर्नल, थर्मिक, थर्मिक इज हीट, एक्सटर्नल में हीट जा रही है, बाहर हीट जा रही है, रिलीज हो रही है, एक्स एक्सटर्नल। फिर एक होता है एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब होता है इंटरनल, एंडो इज इंटरनल, तो इंटरनल में हीट जा रही है यानी कि एब्जॉर्ब हो रही है हीट। और थर्म से तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं बच्चे 11वीं 12वीं में जाकर, थर्मोडायनेमिक्स, वहां हीट के बारे में पढ़ते हैं। थर्मो, थर्म, थर्मा से बना है शब्द, तो थर्मा का मतलब क्या होता है? हीट। अगर उसके आगे एक्सो लग गया तो हीट रिलीज हो रही है, अगर उसके आगे एंडो लग गया तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एक्सो एक्सटर्नल, एंडो इंटरनल, समझ गए? एग्जाम्पल देखिए, यही है C+O2 वाला एग्जाम्पल। जब कार्बन बर्न होता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है, साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज करता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहां हीट एनर्जी रिलीज हो रही है।
और अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है, क्लोरोफिल की जरूरत है, तब जाके बना पाते हैं क्या, खाना C6H12O6 और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब की जा रही है ना, हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब की जा रही है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो मैंने यहां पर सनलाइट लिखकर, यहां हीट एनर्जी लिखकर अपनी इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना दिया है। टॉपिक तो यही है ना हमारा कि अपनी इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं। फिजिकल स्टेट बता दो, हीट चेंजेस बता दो, हीट निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। ठीक ठीक। तीसरा तरीका है मेंशन स्पेशल कंडीशंस। देखिए ये हटा दूं मैं, ये हटा दूं ना। तीसरा तरीका है मेंशन स्पेशल कंडीशंस। मेंशन स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशन से क्या समझते हैं, अभी हमने फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन लिखी है, वहां पे मैंने स्पेशल कंडीशंस नहीं बताई, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, एरो के ऊपर नीचे हमने स्पेशल कंडीशन लिख दी, बन गई ना इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन बन गई हमारी। एक और एग्जांपल देख लो, एक अपने पास कंपाउंड है पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोरेट है जो कि टूट गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, मैं ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं जिससे तुम्हारे बोर्ड में 100 में 100 आ जाए। ठीक है, तो अगर तो किसी को लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, मैं तो उतना ही पढ़ा रहा हूं जिससे बच्चे के 100 में 100 आ जाते हैं। अगर ज्यादा लग रहा है तुम्हें तो इसका मतलब अभी बहुत मेहनत करनी है। दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। अब ये टूट कैसे गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, टूटा कैसे, हथौड़ा लेके बैठा था मैं है या पतीले में गर्म कर रहा था? बेसिकली इसको हीट किया मैंने। इस साइन को क्या बोलते हैं, डेल्टा। इस साइन को बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा केमिस्ट्री में क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट। ठीक है, और इसके साथ मैंने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं MnO2 को, मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब बच्चे बोले सर आपने इसको यहां लिखना चाहिए था ना इसके साथ प्लस में, या नीचे क्यों लिख दिया इसके। मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पर एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट पता है तुम लोगों को क्या होता है, क्या होता है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, इट ऑल्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन, बढ़ाते भी हैं घटाते भी हैं। इट ऑल्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। तुम्हें यहाँ पे कुछ दिख रहा है मैंगनीज का, कोई हिस्सा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया रिएक्शन में। उसने क्या किया है, स्पीड बढ़ाई है घटाई है।
कुछ रिएक्शन होती है जो ऐसे हो जाती है, स्पॉन्टेनियस होती है, रैपिड होती है, वो रिएक्शन एकदम से हो जाती हैं। उस प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो कोई बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है, तुम क्या करते हो, उसकी स्पीड कम कर देते हो ना, इंटू 0.5x इंटू आता है ना उसमें कम करने के लिए, तो बड़ी अजीब सी रोबोट जैसी आवाज निकलने लगती है फिर उस बंदे की। क्यों किया आपने ऐसा, क्योंकि वो बहुत तेज बोल रहा था, उसकी स्पीड कम कर दी हमने। ऐसी अगर कोई स्पीड, कोई बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा है या बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, स्पीड बहुत कम है उसकी, तो हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, इंटू 1.5x इंटू 2x, ये कर देते हैं ना, कि इसकी वीडियो फटाफट से खत्म भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो कैटलिस्ट का काम भी यही हो रहा है यहाँ पे, वो स्पीड को बढ़ाते हैं, सॉरी वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, इसलिए मैंने ऑल्टर लिखा है। ऑल्टर का मतलब बढ़ाना और घटाना, ठीक है। तो इससे ज्यादा टॉर्चर अब और नहीं करूंगा मैं तुम लोगों को। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 40% ऑफ द चैप्टर। आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है उससे हमने 40% कवर कर लिया है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ तुम लोगों का होमवर्क क्या है। मेंशन मैं क्लासरूम ऐप पर भी कर दूंगा। तुम लोगों का होमवर्क तो ये है कि बैलेंसिंग वाली क्वेश्चंस बनाने, सबको बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस करने सबको। दूसरा रिवाइज करना जितना आज पढ़ाया है। तीसरा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की वीडियो बना रही है मैंने यूट्यूब पर, वो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले देख कर आनी है। उसमें मैंने ना उस वीडियो में कुछ लिखाया नहीं है, अंडरलाइन करवाया टेक्स्ट बुक में से ही। तो जब उस वीडियो को देखोगे ना तो अपने साथ सिर्फ एनसीईआरटी रखना और अंडरलाइन करते जाना, जो मैंने हाईलाइट किया वो अंडरलाइन करते जाना, दैट वुड बी इनफ। हाँ, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, तो वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ के आनी है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। इतना करके आ जाओगे तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म है हमारा। हाँ, एक मिनट ये बात समझ में आ गई सबके? चलिए अभी मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, फिर बात करता हूँ हम लोगों के साथ।